तो इस वीडियो में हम यहाँ पे देखिए बहुध्रुवीय विश्व के साथ भारत का यहाँ पे संबंध है। देखिए आपको ये अध्याय 4 है। अध्याय 4 में आपके यहाँ पर क्या है, देखिए अध्याय 4 में आपको बहुध्रुवीय विश्व के साथ भारत का संबंध आपको यहाँ पर है। तो आपको ये चूँकि राजनीति विज्ञान का ये आपको आरएम राजनीति विज्ञान का भाग 6 जो भारतीय विदेश नीति के बारे में है। भारतीय विदेश नीति के बारे में, भारतीय विदेश नीति का जो आपको भाग 6 भारतीय विदेश नीति का जो अध्याय 4 है बहुध्रुवीय विश्व के साथ भारत का संबंध, उनके बारे में यहाँ पढ़ा जाएगा। तो इंडियाज एंगेजमेंट विथ मल्टीपोलर वर्ल्ड, देखिए इंडियाज एंगेजमेंट विथ मल्टीपोलर वर्ल्ड, इनके बारे में हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए आपको देखिए भारत यूरोपीय यूनियन, देखिए भारत और यूरोपीय यूनियन का संबंध यहाँ देखिए, भारत और यूरोपीय यूनियन का संबंध यहाँ देखिए। देखिए भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत जो है, तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है तथा दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार क्षेत्र में भारत विश्व के अग्रणी राज्यों में से एक है। तो यहाँ आप ये देखिए क्या कि भारत जो आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है तथा दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार क्षेत्र में भारत विश्व के अग्रणी राज्यों में से एक है। शीतयोत्तर, देखिए शीतयोत्तर आप यहाँ पर देख सकते क्या कि एक मिनट, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है तथा दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार क्षेत्र में भारत अग्रणी राज्यों में से एक है। देखिए शीतयोत्तर विश्व में पूरा पश्चिम का विवाद, शीतयोत्तर विश्व में आपको पूरा पश्चिम का विवाद अप्रासंगिक हो गया क्योंकि वैचारिक संघर्ष के बजाय आर्थिक मुद्दे प्राथमिक हो गए। यहाँ ये देखिए शीतयोत्तर विश्व में पूरा पश्चिम का विवाद अप्रासंगिक हो गया क्योंकि वैचारिक संघर्ष के बजाय आर्थिक मुद्दे प्राथमिक हो गए। अब देखिए भारतीय विदेश नीति में आर्थिक उदारीकरण अपनाने के बाद यूरोपीय यूनियन EU के साथ तीव्र गति से वाणिज्यिक और व्यापारिक संबंधों में वृद्धि हुई। देखिए भारतीय विदेश नीति में आर्थिक उदारीकरण अपनाने के बाद यूरोपीय यूनियन EU, मतलब जिसको हम EU बोलते हैं, EU के साथ अब तीव्र गति से वाणिज्यिक और व्यापारिक संबंधों में वृद्धि हुई। तो भारतीय विदेश नीति में देखिए, भारतीय विदेश नीति में आपको आर्थिक उदारीकरण अपनाने के बाद यूरोपीय यूनियन EU के साथ तीव्र गति से वाणिज्यिक और व्यापारिक संबंधों में वृद्धि हुई। यूरोपीय यूनियन का निर्माण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है जिसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। वर्ष 1951 में कोयला और स्टील समुदाय के निर्माण के द्वारा परस्पर सहयोग का निर्णय लिया गया। वर्ष 1951 में आपको कोयला और स्टील समुदाय के निर्माण के द्वारा परस्पर सहयोग का निर्णय लिया गया, जिसमें पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड एवं लग्जमबर्ग सम्मिलित थे। वर्ष 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई था। इसी वर्ष यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय की भी स्थापना हुई था। इसके द्वारा सदस्य राज्यों के मध्य एक समान प्रस्तुत के संघ का निर्माण किया गया। वर्ष 1957 में ही यूरोपीय राज्यों के आप देखिए आपको देखिए यहाँ क्या है कि वर्ष 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, वर्ष 1997 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, वर्ष 1957 आपके यहाँ पर 57 आपको है 1957, वर्ष 1957 मतलब 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई था। इसी वर्ष यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय की स्थापना हुई थी। इसके द्वारा सदस्य राज्यों के मध्य एक समान प्रस्तुत संघ का निर्माण किया गया। देखो भारतीय आपके यहाँ पर आपको देखिए वर्ष 1957 में ही यूरोपीय राज्यों के मध्य सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संस्थात्मक ढांचे का भी निर्माण किया गया। वर्ष 1967 के पूर्व में संपन्न सभी समझौते या संधियों को मिलाकर यूरोपीय समुदाय का निर्माण हुआ। वर्ष 1957 में यूरोपीय राज्यों के मध्य सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संस्थात्मक ढांचे का भी निर्माण किया गया। वर्ष 1967 के पूर्व में संपन्न सभी समझौते या संधियों को मिलाकर यूरोपीय समुदाय का निर्माण हुआ। अभी 70 के दशक में भी
सत्तर के दशक में ही यूरोपीय समुदाय में यूरोपीय समुदाय को डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन और नॉर्वे जैसे नए सदस्य सम्मिलित हुए। लेकिन नॉर्वे की संसद इस सदस्यता को अनुमोदित नहीं किया। इसलिए नॉर्वे यूरोपीय समुदाय का सदस्य नहीं बन सका। वर्ष 1979 में पहली बार यूरोपीय संसद के प्रत्यक्ष चुनाव आयोजित किया गया। वर्ष 1979 में पहली बार यूरोपीय संसद के प्रत्यक्ष चुनाव आयोजित किया गया। 80 के दशक में ग्रीस, स्पेन और पुर्तगाल यूरोपीय समुदाय के नए सदस्य हो गए। यह उल्लेखनीय है कि ये राष्ट्र पहले अधिनायकवादी शासन प्रणाली के अधीन थे। विश्व में इस शीत युद्ध का दूसरा चरण और नव शीत युद्ध विद्यमान था। देखिए, विश्व में इस शीत युद्ध का दूसरा चरण नव शीत युद्ध विद्यमान था, परंतु यूरोपीय समुदाय का तीव्र गति से विकास हुआ। वर्ष 1987 में संपन्न हुए एकल यूरोपीय अधिनियम के अंतर्गत यूरोप को आर्थिक रूप से एकीकृत करने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 1992 तक यूरोपीय राज्यों में आर्थिक एकीकरण के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया गया। इसी समझौते के अंतर्गत एक यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना का भी प्रावधान किया गया, जिससे भविष्य में यूरोपीय समुदाय में समान मुद्रा का प्रचलन हो सके। देखिए, वर्ष 1987 में संपन्न हुए एकल यूरोपीय अधिनियम के अंतर्गत यूरोप को आर्थिक रूप में एकीकृत करने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 1992 तक यूरोपीय राज्यों में आर्थिक एकीकरण के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया गया। इसी समझौते के अंतर्गत एक यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिससे भविष्य में यूरोपीय समुदाय में समान मुद्रा का प्रचलन हो सके। यूरोपीय यूनियन की राजधानी ब्रसेल्स में एक उदारीकृत और लोकतांत्रिक भारत के प्रति यूरोपीय यूनियन के देशों के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जो निम्नलिखित है। एक उदारीकृत और लोकतांत्रिक भारत के प्रति यूरोपीय यूनियन के देशों के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जो निम्नलिखित है। तो आपको आर्थिक मुद्दा देखिए आर्थिक मुद्दा भारत और यूरोपीय यूनियन के मध्य वर्ष 1980 में $4.4 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार था, जो वर्ष 2004 में बढ़कर 88 बिलियन यूरो हो गया तथा यूरोपीय यूनियन के द्वारा भारत में लगभग 2.5 बिलियन यूरो का भी निवेश किया गया। वर्तमान समय में दोनों के मध्य मुक्त व्यापार पर भी विचार विमर्श हो रहा है। अब देखिए, भारत यूरोपीय यूनियन के मध्य वर्ष 1990 से 1999 तक व्यापारिक संबंधों में निरंतर वृद्धि हुई, परंतु वर्ष 2000 से अब तक संबंधों में एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ, क्योंकि जून 2000 में पहली बार भारत और यूरोपीय यूनियन के मध्य शिखर वार्ता का आयोजन हुआ। भारत और है तथा वस्तु सेवा निवेश और व्यापार में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत और यूरोपीय यूनियन सबसे बड़े द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार है। यूरोपीय यूनियन भारत को अनुदान देता है। भारत विदेश निवेश वाला प्रमुख समुदाय। देखिए, यूरोपीय यूनियन जो आपके यहाँ पर है, यूरोपीय यूनियन भारत को अनुदान देता है। भारत विदेशी निवेश करने वाला प्रमुख समुदाय है। अब आपके आगे यहाँ पर देखिए कि भारत यूरोपीय यूनियन के मध्य व्यापार और आर्थिक संबंध ही केंद्रीय या मूल आधार है, और दोनों देशों के मध्य 76 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। एक समुदाय के रूप में यूरोपीय यूनियन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। एक समुदाय के रूप में यूरोपीय यूनियन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यूरोपीय यूनियन द्वारा आपको आने वाले भारत विदेशी एफडीआई अमेरिका और जापान के कुल एफडीआई से भी ज़्यादा है। देखिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप में कई भारतीय कंपनियों यूरोपीय कंपनियों को खरीद लिया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप में कई भारतीय कंपनियों ने यूरोपीय कंपनियों को खरीद लिया। यह इस बिंदु का स्पष्ट प्रमाण है कि यूरोपीय यूनियन द्वारा अब भारत को एक उभरते बाजार के रूप में देखा जा रहा है।
फिर आप देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप में कई भारतीय कंपनियों ने यूरोपीय कंपनी को खरीद लिया है। इस बिंदु का देखिए यह इस बिंदु का स्पष्ट प्रमाण है कि यूरोपीय यूनियन द्वारा अब भारत को एक उभरते बाजार के रूप में देखा जा रहा है। भारत को निर्यात करने वाले मुख्य यूरोपीय देशों में जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड, स्पेन और स्वीडन है। देखिए वर्ष 2016-17 में भारत यूरोपीय यूनियन के कुल व्यापार में इन देशों का योगदान 85% है। विगत कुछ वर्षों में भारत का बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड और स्वीडन के साथ व्यापार में घाटा दर्ज किया गया, जबकि इटली, हॉलैंड, स्पेन, पुर्तगाल एवं इंग्लैंड के साथ हमारा व्यापारिक लाभ रहा है। यह उल्लेखनीय है कि देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के द्वारा सर्वाधिक योगदान लगभग 58% किया जा रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 की यूरोपीय यूनियन की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 74% था। वर्ष 2016 के आंकड़ों के अनुसार समूचे वैश्विक सेवा व्यापार में भारत का स्थान 7वां है। तब भारत से आगे यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, जापान और चीन और कनाडा है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में निवेश करना चीन और ब्राजील की तुलना में ज़्यादा लाभकारी है। वर्तमान समय भारत यूरोपीय यूनियन के मध्य मुक्त व्यापार समझौते पर विचार विमर्श चल रहा है। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय विदेश नीति में आर्थिक कूटनैतिक नीति अत्यधिक प्रभावी है। ब्रिटेन एक प्रसिद्ध कूटनयिक रॉबर्ट कूपर के अनुसार यूरोपीय यूनियन उत्तर आधुनिक व्यवस्था में सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। यह एक अधिराष्ट्रीय या पारराष्ट्रीय संगठन जिसमें अत्यधिक अंतर्निर्भरता विद्वान है। यूरोपीय यूनियन ने स्वयं को एक नागरिक शक्ति सिविलियन पावर के रूप में व्यक्त किया। यूरोपीय यूनियन आपको बहुपक्षवाद के संस्थाकरण का सबसे बेहतर उदाहरण है। देखिए यूरोपीय देश अपनी उदारवादी संस्कृति और व्यवस्थाओं को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। इनके अनुसार इसका अनुसरण विश्व के अन्य देशों द्वारा किया जा सकता है। अब देखिए मुक्त व्यापार, यहाँ पे देखिए वर्तमान समय आपके यूरोपीय देश आर्थिक संकट से प्रभावित है, इसलिए वे भारत के बड़े बाजार का लाभ उठाना चाहते हैं और भारत अपने व्यापार को बढ़ाने के यूरोपीय यूनियन के साथ मुक्त व्यापार के समझौते पर बातचीत कर रहा है। यह उल्लेखनीय है कि यूरोपीय यूनियन विकसित देशों का पहला समूह है जिसके साथ भारत की मुक्त व्यापार की वार्ता चल रही है। इस समझौते के द्वारा भारत के इंजीनियर, सूचना तकनीकी विशेषज्ञों को यूरोपीय देशों में जाने में सहायता मिलेगी। इससे भारत को स्वास्थ्य, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में भी फायदा होगा और इस समझौते से यूरोपीय यूनियन को भी लाभ होगा, क्योंकि उन्हें भारत का बड़ा बाजार प्राप्त होगा और बैंकिंग और रिटेल के क्षेत्र में लाभ होगा तथा भारत के सभी क्षेत्रों में निवेश में भी लाभ होगा। फिर आपको देखिए आगे यहाँ पर देखिए व्यापार में चुनौतियाँ यहाँ पे देखिए भारत यूरोपीय यूनियन के मध्य व्यापारिक संबंधों में विविधता का अभाव है। भारत यूरोपीय यूनियन के मध्य व्यापारिक संबंधों में विविधता का अभाव है। तब भारत निर्यात का 70% भाग, 70% भाग आपको इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, बेल्जियम और लग्जमबर्ग जैसे देशों को क्या जाता है। देखिए भारत यूरोपीय यूनियन के व्यापारिक संबंधों में विविधता का अभाव है। इतना भारत निर्यात का 70% भाग इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, बेल्जियम और लग्जमबर्ग जैसे देशों को क्या है एवं दोनों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार अत्यधिक है, परंतु व्यापार संतुलन भारत के विपरीत है। भारतीय निर्यातकों के यूरोपीय यूनियन के बाजारों में अनेक समस्याएं हैं।
भारतीय वस्तुओं को देखिए भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय बाजारों में भेजने में अनेक कठिनाइयाँ आती है यूरोपीय यूनियन के द्वारा। देखिए यूरोपीय यूनियन के द्वारा आपको प्रशुल्की और गैर प्रशुल्की बाधाओं का प्रयोग किया जाता है। यूरोपीय यूनियन आपको डंपिंग विरोधी शुल्क भी आरोपित करता है। यूरोपीय यूनियन के द्वारा श्रम और पर्यावरणीय मानक के आधार पर भारतीय वस्तुओं के निर्यात को बाधित किया जाता है। भारत के मछली के निर्यात को पर्यावरणीय आधार पर प्रतिबंधित किया जाता है। भारत की मछली के निर्यात को पर्यावरणीय आधार पर प्रतिबंधित किया जाता है तथा कालीन के निर्यात को बाल श्रम के आधार पर रोका जाता है। कालीन के निर्यात को बाल श्रम के आधार पर रोका जाता है। यूरोपीय यूनियन का एक हरे बाजार के रूप में विकास जिसे वे यूरोपीय यूनियन के सदस्य के आयात को प्राथमिकता देते हैं। यूरोपीय यूनियन का एक हरे बाजार के रूप में विकास यूरोपीय यूनियन के आपके यहाँ पर यूरोपीय यूनियन के एक हरे बाजार के रूप में विकास जिससे वे यूरोपीय यूनियन के सदस्यों के आयात को प्राथमिकता देते हैं। देखिए यूरोपीय यूनियन का एक हरे बाजार के रूप में विकास जिससे वे यूरोपीय यूनियन के सदस्यों के आयात को प्राथमिकता देते हैं। देखिए ऑक्सफैम एक एनजीओ है। ऑक्सफैम ने दोहरे मानक सूचकांक डबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के अंतर्गत यूरोपीय यूनियन को प्रथम स्थान दिया। इनके अनुसार यूरोपीय यूनियन आपको मुक्त बाजार का समर्थक है, लेकिन व्यावहारिक रूप में यूरोपीय यूनियन अत्यधिक संरक्षणकारी नीतियों का प्रयोग करता है। देखिए यूरोपीय यूनियन के द्वारा अपने कृषि क्षेत्र को भारी सब्सिडी दी जाती है। यूरोपीय यूनियन को अपने कृषि क्षेत्र को भारी सब्सिडी दी जाती है, जिससे भारत जैसे विकासशील देशों के निर्यात प्रभावित होते हैं, क्योंकि भारत का अधिकांश निर्यात कृषि क्षेत्र पर आधारित है। प्रोफेसर राजन जैन के अनुसार यूरोपीय देशों में भारत का अपेक्षित निर्यात न होने का मूल कारण खराब गुणवत्ता की वस्तुओं, प्रतिस्पर्धी कीमतों का अभाव, समय से वस्तुओं का बाजार में न पहुंचना, जटिल नौकरशाही तथा कमजोर आधारभूत ढांचा है, जिसे भविष्य में सुधारने की आवश्यकता है। प्रोफेसर राजन जैन के अनुसार यूरोपीय यूनियन में भारत का अपेक्षित निर्यात न होने का मूल कारण खराब गुणवत्ता की वस्तुओं, प्रतिस्पर्धी कीमतों का अभाव, समय से वस्तुओं का बाजार में न पहुंचना, जटिल नौकरशाही तथा कमजोर आधारभूत ढांचा है, जिसे भविष्य में सुधारने की आवश्यकता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है कि यूरोपीय यूनियन विश्व का सबसे बड़ा एक हरा बाजार यूरोपीय यूनियन विश्व का सबसे बड़ा एक हरा बाजार है। यूरोपीय यूनियन विश्व का सबसे बड़ा एक हरा बाजार है, लेकिन यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार है। गतिशील यूरोपीय यूनियन विश्व का सबसे बड़ा एक हरा बाजार है, लेकिन यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार है। गतिशील है लेकिन भेदभाव भी है। कीमत के प्रति सतर्क है, लेकिन गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। एशियाई टाइगर जिसको बोलते हैं ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग। एशियाई टाइगर मतलब जिसमें आपको एशियाई टाइगर के अंतर्गत आपको ताइवान आपको होगा, सिंगापुर होगा और हांगकांग आते हैं। सिंगापुर और हांगकांग ने यूरोपीय बाजारों में सफलतापूर्वक प्रवेश किया, जिसे यह सिद्ध होता है कि सस्ती वस्तुएं प्रभावी विपणन और बेहतर वितरण क्षमता द्वारा यूरोपीय बाजारों में पैठ बनाई जा सकती है। एशियाई टाइगर आपको ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग को कहते हैं। एशियाई टाइगर ने यूरोपीय बाजारों में सफलतापूर्वक प्रवेश किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि सस्ती वस्तुएं प्रभावी विपणन और बेहतर वितरण क्षमता द्वारा यूरोपीय बाजारों में पैठ बनाई जा सकती है। आपके समकालीन परिस्थितियों में भारत की स्थिति सुधर रही है। और यूरोपीय देशों ने भारत को महत्व प्रदान किया, जिसके कारण आपको निम्न है। पर यहाँ पर गतिशील
गतिशील लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, गतिशील लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था आपको पहला। दूसरा आपको देखिए बड़ा ब्याज, दूसरा आपको बड़ा ब्याज। तीसरा देखिए उदारीकरण निजीकरण की नीति है। फिर आपको उदारीकरण एवं निजीकरण की नीति आपको। फिर आपको देखिए निष्पक्ष प्रशासनिक और वैधानिक तंत्र, निष्पक्ष प्रशासनिक और वैधानिक तंत्र। अंग्रेजी भाषा देखिए, अंग्रेजी भाषा बोलने वालों की बड़ी संख्या, अंग्रेजी भाषा बोलने वालों की बड़ी संख्या। उपरोक्त कारणों से यूरोपीय यूनियन के देशों ने चीन, जापान और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत को भी अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। लेकिन इसमें निम्न बाधाएं हैं। देखिए यूरोपीय यूनियन के साथ व्यापार करने में अनेक भाषाओं की जानकारी आवश्यक है, जबकि भारतीय व्यापारी अंग्रेजी भाषा के बेहतर जानकार हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ व्यापार करने में अनेक भाषाओं की जानकारी आवश्यक है, जबकि भारतीय व्यापारी अंग्रेजी भाषा के बेहतर जानकार। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए आपको कश्मीर मुद्दा देखिए यहाँ पर। देखिए कश्मीर मुद्दा देखिए भारतीय विदेश नीति में कश्मीर मुद्दा अत्यधिक संवेदनशील रहा है और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा सीमा पर आतंकवाद को प्रायोजित किया गया है। लेकिन यूरोपीय देशों ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझने के बजाय भारत पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए यद्यपि परिवर्तित परिस्थितियों में यूरोपीय देशों का दृष्टिकोण बदला था। यूरोपीय देशों ने मुंबई बम विस्फोट के कई आलोचना की और कश्मीर पर यूरोपीय देशों का दृष्टिकोण बदला और कारगिल संघर्ष के समय यूरोपीय देशों ने भारत का पूर्ण समर्थन किया। अब यूरोपीय देशों के अनुसार कश्मीर विवादित क्षेत्र न होकर भारत का अंग है। अब यूरोपीय देशों के अनुसार कश्मीर विवादित क्षेत्र न होकर भारत का अंग, इनका समाधान द्विपक्षीय रूप में होना चाहिए। जबकि पहले यूरोपीय देश जनमत संग्रह का समर्थन करते थे। अब आपको आगे यहाँ देखिए परमाणु अप्रसार का मुद्दा देखिए। परमाणु अप्रसार का मुद्दा यहाँ पर आपको देखिए। परमाणु अप्रसार का मुद्दा देखिए। शीत युद्ध काल में भारत ने यूरोपीय यूनियन के मध्य आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि हुई है और सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूरोपीय राज्यों में साम्यवाद के पतन होने से संबंधों, व्यापार और वाणिज्य मुख्य हो गया। परंतु परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर दोनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हुए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने भारत पर परमाणु अप्रसार संधि NPT तथा समग्र परमाणु परिषद संधि SCTBT पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया। यूरोपीय यूनियन के अनुसार यदि भारत इस पर हस्ताक्षर कर दे तो पाकिस्तान और इजराइल भी इन संधियों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, परंतु भारत ने हस्ताक्षर करने के बजाय वर्ष 1998 को परमाणु परीक्षण किया। परिणामस्वरूप यूरोपीय यूनियन ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। सितंबर 2001 के बाद अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशों ने भी ये प्रतिबंध समाप्त कर दिए। सितंबर 2001 के बाद अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशों ने भी ये प्रतिबंध समाप्त कर दिए। फ्रांस और ब्रिटेन ने भारत अमेरिका सिविल परमाणु समझौते का समर्थन किया। जबकि आयरलैंड और ऑस्ट्रिया ने इस समझौते का कड़ा विरोध किया। यह उल्लेखनीय है कि यूरोपीय यूनियन के देशों में विदेश नीति के मुद्दे पर एक समान दृष्टिकोण नहीं पाया जाता था। ऑस्ट्रिया और आयरलैंड ने मूलतः परमाणु अप्रसार का समर्थन किया, भारत का विरोध नहीं। परमाणु अप्रसार का समर्थन किया, भारत का विरोध नहीं। फ्रांस भारत के सिविल परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सहयोग देने वाला एक अग्रणी देश हो सकता है। फ्रांस भारत के सिविल परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सहयोग देने वाला एक अग्रणी देश हो सकता है, जिसके लिए समझौता हो चुका है। अतः परमाणु मुद्दा अब संबंधों में बाधक नहीं है। आपको आगे देखिए, आपको परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जिसको हम NSG बोलते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जिसे बोलते हैं, इसको यहाँ पर देखिए। परमाणु अप्रसार का मुद्दा देखिए। तीसरा पॉइंट देखिए, शीत युद्ध काल में भारत ने यूरोपीय यूनियन के मध्य आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि हुई और सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूरोपीय राज्यों में साम्यवाद के पतन होने से संबंधों, व्यापार और वाणिज्य मुख्य हो गया। परंतु परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर दोनों के मतभेद उत्पन्न हुए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने भारत पर परमाणु अप्रसार संधि NPT तथा समग्र परमाणु परीक्षण संधि SCTBT पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया। यूरोपीय यूनियन के अनुसार यदि भारत इस पर हस्ताक्षर कर दे तो पाकिस्तान और इजराइल भी इन संधियों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं,
परंतु भारत ने हस्ताक्षर करने के बाद वर्ष 1998 में परमाणु सॉरी ये तो हो चुका था। आपको फिर भी देख लीजिए, आपको देखिए परमाणु आपको यहाँ पर कि वर्ष 1998 परमाणु परीक्षण क्या परिणामस्वरूप यूरोपीय यूनियन ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। सितंबर 2001 को अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशों ने ये प्रतिबंध समाप्त कर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन ने भारत अमेरिका से भी परमाणु समझौते का समर्थन किया, जबकि आयरलैंड और ऑस्ट्रिया ने इस समझौते का कड़ा विरोध किया। यह उल्लेखनीय कि यूरोपीय यूनियन के देशों में विदेश नीति के मुद्दे पर एक समान दृष्टिकोण नहीं पाया जाता था। ऑस्ट्रिया और आयरलैंड ने मूलतः परमाणु अपसार का समर्थन किया, भारत का विरोध नहीं। फ्रांस भारत के शीघ्र परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सहयोग देने वाला एक अग्रणी देश हो सकता है, जिसके लिए क्षमता हो चुका है। अतः परमाणु मुद्दा अब संबंधों में बाधक नहीं है। अब कि परमाणु आपूर्तिकर्ता, देखिए आपको परमाणु आपूर्तिकर्ता समझ, देखिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समझ, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, देखिए NSG बोलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए भारत अमेरिकी शीघ्र परमाणु समझौते के मुद्दे पर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG के 6 देशों ने इस समझौते पर आपत्ति व्यक्त की है। देखिए भारत अमेरिकी सिविल परमाणु समझौते के मुद्दे पर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG के 6 देशों ने इस समझौते पर आपत्ति व्यक्त की है। देखिए जिनमें 5 यूरोपीय थे, आपको यूरोपीय थे। ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड एवं नीदरलैंड है। देखिए यूनियन के बड़े सदस्यों में जर्मनी, फ्रांस भारत के समूह का सदस्यता के समर्थक हैं। यूनियन के बड़े सदस्यों में आपको जर्मनी, फ्रांस भारत के समूह की सदस्यता के समर्थक हैं। फिर आपको आगे देखिए क्या इसके अनुसार भारत एक उत्तरदायी देश है। जिसे परमाणु क्षमता के शांतिपूर्ण प्रयोग का अधिकार होना चाहिए। जबकि स्वीडन, आयरलैंड जैसे देश भारत की सदस्यता को परमाणु अप्रसार के हानिकारक मानते हैं। इनका विरोध भारत से नहीं अपितु परमाणु प्रसार के विरोधी है। आपके सामरिक संबंध देखिए, आपको भारत और यूरोपीय यूनियन के मध्य निम्न मुद्दों पर समान दृष्टिकोण का विकास हो रहा है, जिसमें पहला आपको देखिए वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला भारत एवं यूरोपीय यूनियन की भारत एवं यूरोपीय यूनियन की सारी चुनौती है। क्योंकि यूरोपीय देशों के बीच अब सीमा विवाद अथवा सैन्य संघर्ष नहीं है। और दूसरा देखिए आतंकवाद इनकी सुरक्षा के सर्वाधिक गंभीर चुनौती है। जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान का साझा हल खोजने के लिए पेरिस पर्यावरणीय वार्ताओं को लागू करने पर बल दिया जा रहा है। देखिए जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान का साझा हल खोजने के लिए पेरिस पर्यावरणीय वार्ताओं को लागू करने पर बल दिया जा रहा है। तीसरा देखो क्या ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग एवं नशीले पदार्थों की तस्करी सुरक्षा के नवीन गैर परंपरागत खतरे हैं। ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग एवं नशीले पदार्थों की तस्करी सुरक्षा के नवीन गैर परंपरागत खतरे हैं। यूनियन के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि ये भारत आतंकवाद का शिकार है। अब की समस्या यहाँ पर देखिए क्या है। देखिए समस्या आपको यहाँ पर क्या है। देखिए भारत यूरोपीय यूनियन के मध्य बेहतर सामरिक संबंधों का निर्माण हो चुका था। इन संबंधों के बावजूद कुछ चुनौतियाँ आपको उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए यूरोपीय यूनियन विदेश नीति के पूर्व मुखिया जेवियर सोलाना ने कहा कि यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति में भारत एक प्राथमिक देश नहीं है, और उन्होंने इस बिंदु पर बल दिया कि भारत के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है। एक वरिष्ठ फ्रांसीसी विद्वान क्रिस्टोफे जेफ्रो के अनुसार भारत यूरोपीय यूनियन के मध्य प्रभावी कूटनीतिक और भू राजनीतिक संबंधों का अभाव है। ठीक इसी प्रकार भारतीय विदेश नीति में यूरोपीय यूनियन महत्वपूर्ण कारक नहीं है। भारतीय चिंतकों के अनुसार यूरोप में सामरिक दृष्टि का अभाव है। अब इससे भविष्य की बहुत ध्रुवीय विश्व राजनीति में यूरोपीय यूनियन के साथ सहभागिता को निम्न स्थान दिया जाता है। परिणाम से भारत विदेश नीति में अमेरिका और पूर्व एशियाई देशों को प्राथमिकता दी जाती है। यूरोपीय यूनियन अभी भी निचले पायदान पर स्थित है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की साझा विदेश
नीति नहीं है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की साझा विदेश नीति नहीं है। अब फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए भारत के बड़े सामरिक विश्लेषक सी राजा मोहन भी देखिए सी राजा मोहन भी उपरोक्त दृष्टिकोण से सहमत प्रतीत होते हैं। उनके अनुसार नई दिल्ली विश्व राजनीति यूरोप की भूमिका से प्रभावित नहीं। उनके अनुसार यूरोपीय देशों में अमेरिका विदेश नीति का विरोध उनके अनुसार यूरोपीय देशों में अमेरिका विदेश नीति का विरोध पाया जा रहा है, जबकि भारत जैसे परंपरागत अमेरिकी आलोचकों का दृष्टिकोण अमेरिका के साथ मिला है। जबकि भारत जैसे परंपरागत अमेरिकी आलोचकों का दृष्टिकोण अमेरिका के साथ मिल रहा है। देखिए भारतीय विदेश नीति में अमेरिका की कई अप्रिय नीतियों का विरोध नहीं किया जा रहा है। उनके अनुसार को भारत को के विषय में संदेहग्रस्त है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने स्पष्ट कहा कि भारत के महाशक्ति के रूप में उभार में अमेरिका सहायक होगा। उपरोक्त आलोचना आपको आंशिक है, क्योंकि भारत एवं मुख्य यूरोपीय महाशक्ति इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के साथ घनिष्ठ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का विकास हो रहा है। भूतपूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को वर्ष 2008 में गणतंत्र दिवस के मुख्य प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। फिर देखिए यूरोपीय यूनियन के देशों ने भारत की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया। यद्यपि यह उल्लेखनीय कि यूरोपीय देशों की कोई साझा विदेश नीति नहीं है। यद्यपि उल्लेखनीय कि यूरोपीय देशों की कोई साझा विदेश नीति नहीं है। यूरोपीय देश कुछ मामलों में साझा दृष्टिकोण रखते हैं, जैसे कश्मीर मानवाधिकारों का मुद्दा, क्योटो प्रोटोकॉल, श्रम मानक जिन पर भारत की अपनी चिंताएं। यूरोपीय यूनियन अभी भी एक सामरिक कर्ता नहीं है तथा सुरक्षा के मुद्दे पर इनका आपस में सहयोग सीमित है। देखिए यूरोपीय यूनियन के देशों ने भारत की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया। यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि यूरोपीय देशों की कोई साझा विदेश नीति नहीं है। यूरोपीय देश कुछ मामलों में साझा दृष्टिकोण रखते हैं, जैसे कश्मीर में मानवाधिकार का मुद्दा, क्योटो प्रोटोकॉल, श्रम मानक जिन पर भारत की अपनी चिंताएं हैं। यूरोपीय यूनियन अभी भी एक सामरिक कर्ता नहीं है। तथा सुरक्षा के मुद्दे पर इनका आपस में सहयोग सीमित है। इसके बावजूद भारत और यूरोपीय यूनियन के मध्य अत्यधिक प्रभावी व्यापारिक और आर्थिक संबंधों का विकास हुआ है। पिछले दो दशकों में यह संबंध अत्यधिक तीव्र गति से विकसित हुए। भविष्य में इन संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की आवश्यकता है। केवल ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के साथ ही संबंधों पर बल प्रदान न किया जाए, बल्कि चेक गणराज्य, स्वीडन, स्पेन और हंगरी जैसे छोटे देशों के साथ भी संबंधों के विकास की संभावनाएं हैं और दोनों के मध्य सुरक्षा के गैर परंपरागत खतरों के संबंध में सहयोग हो रहे हैं। दोनों के मध्य आपको मुक्त व्यापार समझौते का प्रस्ताव भविष्य में संबंधों का सुदृढ़ आधार तैयार करेगा। दोनों के मध्य आपको मुक्त व्यापार समझौते का प्रस्ताव भविष्य में संबंधों का सुदृढ़ आधार तैयार करेगा। आपको आगे देखिए प्रत्यक्ष में परिवर्तन देखिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं चेंज इन परसेप्शन बोलते हैं। देखिए परंपरागत रूप से यूरोपीय देशों के लिए भारत की पहचान एक आध्यात्मिक देश, पिछड़ा संघर्षरत समाज, गरीबी का शिकार, प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त देश के रूप में है। परंपरागत रूप में यूरोपीय देशों के लिए भारत की पहचान एक आध्यात्मिक देश, पिछड़ा संघर्षरत समाज, गरीबी का शिकार, प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त देश के रूप में देश के रूप में है। वर्तमान में आपको भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। शीत युद्ध विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास हुआ। समकालीन युग में इस प्रत्यक्ष परिवर्तन हो रहा है तथा भारत की भारतीय अर्थव्यवस्था अस्थायी तथा भारत की
समकालीन युग में देखिए आपको समकालीन युग में इस प्रत्यक्ष में परिवर्तन हो रहा था। भारत की उभरती अर्थव्यवस्था भारत की उभरती अर्थव्यवस्था था अस्थायी लोकतंत्र अस्थायी लोकतंत्र को विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त हो रही है। आईटी देखिए आईटी क्षेत्र में भारत के निर्णायक आईटी क्षेत्र में भारत निर्णायक बढ़त प्राप्त किया। इससे यूरोपीय यूनियन के देशों में चीन के साथ भारत के महत्व में भी वृद्धि हुई है। इसलिए यूरोपीय यूनियन के देशों में चीन के साथ भारत के महत्व में भी वृद्धि हुई है। अब के समकालीन युग में देखिए समकालीन युग में यूरोपीय देशों में बढ़ती इस्लामिक कट्टरता के परिप्रेक्ष्य में भारतीय पंथ निरपेक्षता और बहुलवादी समाज को बहुत महत्व दिया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए नीतिगत विकल्प देखिए आपको नीतिगत विकल्प क्या है इनके देखिए भारत और यूरोपीय यूनियन के संबंधों यूरोपीय यूनियन के संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाने होंगे। पहला देखिए यूरोप के कुछ देशों को अब यहाँ पर देखिए नीतिगत विकल्प यहाँ देखिए भारत और यूरोपीय यूनियन के संबंधों को सुदृढ़ बनाने के निम्नलिखित उपाय अपनाने होंगे। यूरोप के कुछ देशों को प्राथमिकता देने के साथ यूरोप के सभी देशों में अपने हितों को विस्तार देना। यूरोप में पहुंचने हेतु पूर्वी यूरोप को मार्ग के रूप में प्रयोग करना। यूरोप में पहुंचने हेतु पूर्वी यूरोप को मार्ग के रूप में प्रयोग करना। भारतीय कूटनीतिकों देखिए आपको आगे भारतीय कूटनीतिकों को प्रशिक्षण देना था, उन्हें विभिन्न यूरोपीय भाषाओं की जानकारी देना। भारतीय कूटनीतिकों को प्रशिक्षण देना, उन्हें विभिन्न यूरोपीय भाषाओं की जानकारी देना। भारतीय दूतावास वाणिज्यिक दूतावास को ज़्यादा गतिशील बनाना। सूचना अंतराल को दूर करना, जिसके लिए आपको निम्न उपाय किए गए। पहला यूरोपीय महाद्वीप में पत्रकारों की तैनाती। यूरोपीय महाद्वीप में पत्रकारों की तैनाती। आपको दूसरा यूरोपीय अर्थशास्त्र समाजशास्त्र और राजनीतिक विशेषज्ञों के मध्य बेहतर संबंध। यूरोपीय अर्थशास्त्र समाजशास्त्र और राजनीतिक विशेषज्ञों के मध्य बेहतर समन्वय। फिर तीसरा देखिए मीडिया कर्मियों का आदान प्रदान। फिर आपको देखिए चौथा भारतीय विदेश नीति में यूरोपीय अध्ययन केंद्रों की स्थापना। फिर देखिए पाँच सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देना। सांस्कृतिक कूटनीतिक बढ़ावा देना और व्यवस्थित रूप में भारत के बारे में सकारात्मक सूचना प्रदान करना कि भारत एक लोकतांत्रिक उदारवादी राज्य है। जिसकी अर्थव्यवस्था अत्यधिक गतिशील है। अब यूरोपीय यूनियन का दृष्टिकोण यहाँ देख लीजिए कि यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच आर्थिक संबंधों पर अनेक समझौते हो चुके थे। दो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बीच अब सामरिक संबंधों का भी विकास हो रहा है। यूरोपीय यूनियन द्वारा भारत को एक सकारात्मक भारत को सकारात्मक रूप में देखा जा रहा है। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए यूरोपीय यूनियन के लिए भारत का महत्व इस बिंदु का प्रमाण है कि भारत यूरोपीय यूनियन के मध्य शिखर वार्ता भी आरंभ हो चुकी है। अमेरिका, रूस, कनाडा, चीन, जापान के अलावा भारत छठा देश है जिसके साथ यूरोपीय यूनियन सामरिक संबंध बना रहा है। देखिए यूरोपीय यूनियन ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत को निर्विवाद रूप में प्राथमिकता प्रदान की है। अब यूरोपीय यूनियन द्वारा एशिया में चीन और जापान के साथ भारत के साथ भी समान व्यवहार किया जा रहा है। अब वर्ष 2001 में भारत यूरोपीय यूनियन के मध्य दूसरी शिखर वार्ता के दौरान यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष आपको रोमानो प्रोदी ने कहा कि दोनों मिलकर इस अस्थायी विश्व में अस्तित्व लाने का प्रयत्न करेंगे। यूरोपीय यूनियन ने न केवल भारत के विशाल लोकतंत्र की प्रशंसा की अपितु भारत को बढ़ते व्यापार को असीम संभावना का क्षेत्र माना। अब के फ्रांसीसी विद्वान डोमिनिक के मोइजी ने विश्व स्तर पर भारत को एक स्वतंत्र एवं महत्वपूर्ण दोनों प्रकार की शक्ति माना। फ्रांसीसी विद्वान डोमिनिक के मोइजी ने विश्व स्तर पर भारत को एक स्वतंत्र एवं महत्वपूर्ण दोनों प्रकार की शक्ति माना। यूरोपीय यूनियन के द्वारा एक बहुध्रुवीय विश्व में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का समर्थन किया गया। यूरोपीय यूनियन के द्वारा एक बहुध्रुवीय विश्व में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का समर्थन किया गया। फिर आपको देखिए भारत का दृष्टिकोण देखिए यहाँ पर
अब यूरोपीय यूनियन की विशाल विशालता इसके आकार एवं महत्व को यूरोपीय यूनियन की विशाल विशालता इसके आकार एवं महत्व को भारत अत्यधिक प्राथमिकता देता है तथा अधिकता यूरोपीय यूनियन में भारत भारत में निवेश का एक बड़ा स्रोत है। ये उच्च तकनीकी का मूल स्रोत है जो भारत की आर्थिक और औद्योगिक वृद्धि के लिए अपरिहार्य है। देखिए सामान्यतः विकासशील देश और विशेष रूप में भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और यूरोपीय यूनियन को अत्यधिक सकारात्मक महत्व देते हैं और इसे अमेरिका द्वारा निर्मित एक ध्रुवीय प्रभुत्व को प्रतिसंतुलित करने का प्रभावी माध्यम मानते हैं। अतः यूरोपीय यूनियन का उभार एक बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण में सहायक होगा और एक पक्षवाद को प्रतिसंतुलित करने एवं शांति निर्माण में सहायक होगा। फिर आपको आगे देखिए आपको क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों का दृष्टिकोण देखिए। यहाँ पर क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों का दृष्टिकोण देखिए। आप देखिए पहले आपको लोकतंत्र एवं मानवाधिकार देखिए। लोकतंत्र और मानवाधिकार के मुद्दे पर अमेरिकी विदेश संबंध नीति में बल प्रयोग का समर्थन किया जाता है। अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में ऐसी नीतियों का समर्थन किया जबकि यूरोपीय यूनियन द्वारा लोकतंत्र और मानवाधिकारों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है लेकिन बल प्रयोग का समर्थन नहीं किया जाता यूरोपीय यूनियन की मान्यता है कि बल प्रयोग से मानवाधिकारों का अत्यधिक उल्लंघन होता है। भारत की नीति देखिए। भारत की नीति यूरोपीय यूनियन के अधिक निकट है। अब दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और बहुपक्षवाद देखिए। अमेरिका ने वर्ष 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से स्वयं को अलग कर लिया। अमेरिका ने वर्ष 1972 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की संधि से स्वयं को अलग कर लिया। वर्ष 2003 इराक पर संयुक्त राष्ट्र के बिना वर्ष 2003 आपको इराक पर संयुक्त राष्ट्र के बिना अनुमति का आक्रमण किया जबकि यूरोपीय यूनियन द्वारा इन एक पक्षीय और एक तरफा नीतियों का समर्थन नहीं किया गया। फ्रांस और जर्मनी इराक पर आक्रमण किया। वर्ष 2003 का विरोध देखिए। वर्ष 2003 में देखिए फ्रांस और जर्मनी इराक पर आक्रमण का विरोध किया। 2003 में बात है। भारतीय विदेश नीति को बहुपक्षवाद को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के मुद्दे पर भी भारत और यूरोपीय यूनियन के दृष्टिकोण ज़्यादा मिलते जुलते हैं। अब देखिए आतंक के विरुद्ध युद्ध देखिए। वैश्विक आतंकवाद की समस्या सभी की सुरक्षा के लिए समान रूप से खतरा है। यूरोपीय यूनियन ने आतंकी गतिविधियों की सामान्य परिभाषा और उनके संगठन की सूची निर्मित करने पर अत्यधिक बल दिया। जबकि अमेरिका ने आतंक के विरुद्ध युद्ध के नारे के अंतर्गत दुष्ट राज्यों की संकल्पना प्रस्तुत की जिसका फ्रांस एवं जर्मनी ने क्या विरोध किया। फिर यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका की संकल्पना से स्वयं को अलग किया। अमेरिका ने वार ऑन टेररिज्म का नारा दिया। जबकि यूरोपीय यूनियन ने आतंक के विरुद्ध संघर्ष का नारा दिया। भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका का सहयोग किया क्योंकि भारत कई दशकों से आतंकवाद से पीड़ित था। आज के भारत और यूरोपीय यूनियन के मध्य भी आतंकवाद का सामना करने के समान रणनीति विचार विमर्श हो रहा है। वर्ष 2008 का आतंकी हमले में अनेक यूरोपीय नागरिक भी मारे गए। इसलिए अब यूरोपीय यूनियन द्वारा सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे भारत के साथ सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है। अब देखिए बहुध्रुवीय विश्व देखिए। भारत और यूरोपीय यूनियन दोनों बहुध्रुवीय विश्व के समर्थक। फ्रांस ने स्पष्ट रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। साथ ही ब्रिटेन और जर्मनी ने भी जो G4 के एक सदस्य है वर्तमान समय G8 की बैठकों में भारत को आमंत्रित किया जाता है। अतः भारतीय नीति द्वारा एक ध्रुवीय और एक पक्षीय नीतियों का समर्थन नहीं किया जाता है। अब फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए अब कि भारत और जर्मनी के बीच का संबंध जो आपको है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए आपके यहाँ पर भारत और जर्मनी के बीच का संबंध यहाँ देखिए। भारत और जर्मनी के बीच का संबंध देखिए। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जर्मनी की जनसंख्या लगभग 8 करोड़ है। जहाँ ईसाई धर्म था जर्मन भाषा प्रभाव जहाँ ईसाई धर्म था जर्मन भाषा प्रभावी। यह एक उच्च तकनीक पर आधारित विकसित अर्थव्यवस्था है। राजनीतिक रूप में एक लोकतांत्रिक उदारवादी एवं पूंजीवादी देश है। राजनीतिक रूप में एक लोकतांत्रिक उदारवादी पूंजीवादी देश है। अब के व्यापारिक रूप में आपको देखिए वर्ष 1991 उदारीकरण के बाद भारत और यूरोपीय देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर मुख्य बल दिया गया और जर्मनी यूरोप का तकनीकी और आर्थिक रूप में सबसे शक्तिशाली देश है। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यूरोपीय देशों में आपको जर्मनी भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार एवं दोनों देशों के बीच का व्यापार आपको मतलब भारत और जर्मनी के बीच का व्यापार वर्ष 2016-17 में
वर्ष 2017 में 19 अरब बिलियन डॉलर था। जब 19 अरब बिलियन डॉलर था। तकनीकी विकास, देखिए तकनीकी विकास किसी भी देश की, देखिए तकनीकी विकास किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना, तकनीकी विकास किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और जर्मनी तकनीकी रूप में अत्यधिक सक्षम देश है। और भारत के, देखिए और भारत के सेवा प्रधान उद्योगों के लिए और भारत के सेवा प्रधान उद्योगों के लिए तकनीकी की आवश्यकता है। और भारत के सेवा प्रधान उद्योगों के लिए तकनीकी की आवश्यकता है। और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बेहतर तकनीकी जरूरी है। अब की तकनीकी, देखिए टेक्नोलॉजी, देखिए आपको जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा तकनीकी सहयोग भारत है। जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा तकनीकी सहयोग भारत है। और दोनों के बीच, देखिए और दोनों के बीच वर्ष 2008 में भारत जर्मनी विज्ञान और तकनीकी केंद्र की स्थापना नई दिल्ली में हुई। वर्तमान तकनीकी खरीद का अभिप्राय बौद्धिक संपदा अधिकारों की खरीद है, जो विकासशील देशों का अत्यधिक महंगा विकल्प है। इससे दोनों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अनुसंधान तथा ऊर्जा, पर्यावरण और जल तकनीकी विकास से सहयोग किया जा रहा है। दोनों, देखिए आपको दोनों देश संबंधों को विक्रेता और खरीदार से बढ़ाकर साझा सहयोग और संयुक्त उत्पादन पर बल दे रहे हैं। अब कि भारत और जर्मनी के बीच आपको सहयोग केवल व्यापारिक मुद्दों पर ही नहीं है, बल्कि सामरिक सहयोग का भी प्रभावी विकास और दोनों के बीच दीर्घकालिक संबंधों का भी विकास हो रहा है। अब कि जर्मनी और भारत के बीच आपको सामरिक सहभागिता का समझौता भी संपन्न हो चुका है। जर्मनी और भारत के बीच सामरिक सहभागिता का समझौता भी संपन्न हो चुका है। और भारत जर्मनी का एकमात्र सामरिक सहभागी है जो यूरोप से नहीं है। देखिए जर्मनी और भारत की सामरिक सहभागिता का समर्थन भी संपन्न हो चुका है। और भारत जर्मनी के एकमात्र सामरिक सहभागी है जो यूरोप से नहीं है। भारत और जर्मनी के बीच वर्ष 2013 में आपको अंतर सरकारी परामर्शकारी बैठक का आयोजन किया गया था। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कि देखिए सामरिक में, देखिए जर्मनी विश्व की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। जर्मनी विश्व की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था और भारत को विश्व के बड़े बाजार के रूप में हो रहा है। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग स्वाभाविक ही है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के दोनों G20 के प्रस्तावक सदस्य हैं। और सुरक्षा परिषद जर्मनी भारत के प्रमुख आपूर्तिकर्ता एनर्जी की सदस्यता का समर्थन की भी किया। और यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 जर्मनी में भारत वर्ष के रूप में मनाया गया। वर्ष 2012 को जर्मनी में भारत वर्ष के रूप में मनाया गया। अब देखिए दोनों से सांस्कृतिक संबंधों का भी प्रगाढ़ बनाया जा रहा है। दोनों देशों के बीच आपको सांस्कृतिक संबंधों को भी प्रगाढ़ बनाया जा रहा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश एवं जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अतः दोनों के बीच साझे मूल्यों का भी सहयोग है। अब देखिए आपको भारत और ब्रिटेन यहाँ पे देखिए ग्रेट ब्रिटेन पश्चिम यूरोप में स्थित है। ग्रेट ब्रिटेन आपको पश्चिम यूरोप में स्थित है, जिसमें इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स तथा उत्तर आयरलैंड सम्मिलित है। देखिए ग्रेट ब्रिटेन की जनसंख्या लगभग 5 करोड़ है। यह आर्थिक रूप से उदारवादी पूंजीवादी राज्य है, जहाँ लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था आधारित राजनीति व्यवस्था है। यह इंग्लिश चैनल यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। अब डायस्पोरा यहाँ देखिए भारत और ब्रिटेन के बीच आपको परंपरागत रूप में बेहतर संबंध रहे हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच आपको परंपरागत रूप में बेहतर संबंध रहे हैं। भारत के संविधान निर्माता इंग्लैंड में परिचित संसदीय शासन के समर्थक हैं। इससे भारत की स्वतंत्रता के बाद संसदीय शासन अपनाया गया था। भारत अभी एक कॉमनवेल्थ का सदस्य है। अब आप यहाँ देखिए कि आपको देखिए डायस्पोरा, देखिए भारत और ब्रिटेन के बीच परंपरागत रूप में बेहतर संबंध हो रहे हैं। भारत के संविधान निर्माता इंग्लैंड में परिचित संसदीय शासन के समर्थक हैं। इससे भारत की स्वतंत्रता के बाद संसदीय शासन अपनाया गया था। भारत अभी भी कॉमनवेल्थ का सदस्य है, जिसकी स्थापना इंग्लैंड के द्वारा की गई थी। इंग्लैंड अमेरिका का परंपरागत मित्र रहा है। और वर्तमान में भारत का संबंध इंग्लैंड और अमेरिका दोनों के साथ मित्रतापूर्ण बना हुआ है। और इंग्लैंड में अभी भी लगभग 16 लाख भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं। अब यहाँ पे व्यापारिक यहाँ देखिए अमेरिका और जापान के बाद इंग्लैंड भारत निवेश करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। अतः भारत की लगभग 1200 कंपनियां इंग्लैंड में अपना व्यवसाय कर रही है। भारत की प्रसिद्ध मोटर निर्माता कंपनी टाटा के द्वारा इंग्लैंड की जगुआर कंपनी को खरीद लिया गया। अब इंग्लैंड की जगुआर कंपनी को खरीद लिया गया था। भारत ब्रिटेन में निवेश करने वाला अमेरिका के
बाद अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, और दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $16 बिलियन का है, और लगभग 16 लाख भारतीय मूल के लोग इस समय ब्रिटेन में रह रहे हैं। दोनों के बीच निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति की स्थापना वर्ष 2005 में हुई। अब की सिविल परमाणु सहयोग देखिए, वर्ष 2008 में भारत अमेरिका के बीच सिविल परमाणु समझौता हुआ, और वर्तमान समय भारत और ब्रिटेन के बीच सिविल परमाणु समझौते के मुद्दे पर बातचीत चल रही है। भारत और ब्रिटेन के बीच सामरिक संबंधों का विकास ब्रिटेन का परिषद का था। देखिए, ब्रिटेन के द्वारा आपको भारत के विरुद्ध सीमा पर आतंकवाद का भी विरोध किया गया, और कश्मीर मुद्दे पर भी ब्रिटेन भारत का समर्थन कर रहा है। अब के सामने देखिए, भारत इसमें दुनिया के बड़े उभरते बाजारों में से एक, और हथियारों का आयात करने में विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसलिए ब्रिटेन भारत के बाजार में हथियार निर्यात करने का प्रयत्न कर रहा है। ब्रिटेन विश्व के बड़े हथियार निर्यातक देशों में से एक है। वर्ष 2005 में दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भी हुआ, और दोनों के बीच वर्तमान समय में सामरिक संबंध भी है। दोनों देशों के बीच आपको सांस्कृतिक क्षेत्र में भी सहयोग किया जा रहा था। लोकतंत्र के साझे मूल्य दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ बना रहे हैं। ब्रिटेन विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, जबकि ब्रिटेन विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, आपके भारत और फ्रांस का जो संबंध है, तो इसको यहाँ पर देखिए, भारत और फ्रांस का संबंध देखिए। फ्रांस यूक्रेन के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है। फ्रांसीसी भाषी यह देश पश्चिमी यूरोप की मुख्य भूमि पर अवस्थित है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 6.5 करोड़ है। यह राजनीतिक रूप से आपको लोकतांत्रिक उदारवादी देश है, और आर्थिक रूप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है। अब किसी सामने देखिए, भारत एवं फ्रांस के बीच वर्ष 1991 के बाद प्रभावी संबंधों का विकास हुआ था। फ्रांस अमेरिका के नेतृत्व में निर्मित सुरक्षा संगठन नाटो का सदस्य है। ये सुरक्षा फ्रांस, उसको हम अगले वीडियो में फिर से देखेंगे।